So we can recall the Gauss law as by mathematically we know that flux is factor E dot factor A, the charge enclosed by epsilon नॉट। ये आपका इंटीग्रल इक्वेशन है जो गॉस लॉ का, और हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन भी देखे थे। बट हम लोग चाहते हैं कि हम इसे कुछ जनरलाइज कर दें। जैसे ये हमारे पास चार्ज है, पॉइंट चार्ज Q1, Q2, suppose Qn, and outside we have charge Q1, Q2, Q3, and this is a surface which is enclosing this charge, and this is called Gaussian surface। यह हाइपोथेटिकल सरफेस है जिसे हम गॉसियन सरफेस कहते हैं। और यहाँ पे चार्ज जो है पॉइंट चार्ज हो सकता है और कंटिन्यूअस चार्ज भी हो सकता है। यहाँ पे इस सरफेस के अंदर है, तो जो चार्ज इंक्लोज्ड है हम लोग इस चार्ज को ही काउंट करेंगे। वहां इस आउटसाइड जो है उस चार्ज को हम इंक्लूड नहीं करेंगे। बट यदि हम इलेक्ट्रिक फील्ड हम यहाँ पे निकालना चाहते हैं, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये सभी चार्ज इनसाइड और आउटसाइड कारण होगा। यदि हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहते हैं, नाउ इन गॉस लॉ इलेक्ट्रिक फील्ड है इज ड्यू टू ऑल द चार्जेस present inside or outside the Gaussian surface। इस सरफेस के अंदर हो या बाहर हो, इसका कंट्रीब्यूशन जो होगा सबका होगा, सब चार्ज यहां पे कंट्रीब्यूट करेगा। जो फ्लक्स है, जो फ्लक्स होगा वो सिर्फ इसके कारण से ही होगा। फ्लक्स का जो कंट्रीब्यूशन है, फ्लक्स इज ओनली ड्यू टू, ये जो फ्लक्स होगा इस सरफेस से जो कितना फ्लक्स पास करेगा, क्रॉस करेगा, वो इनक्लोज्ड जो चार्ज है इसके कारण से होगा, ड्यू टू ओनली इनक्लोज्ड चार्जेस। अब देख सकते हैं यदि हम इस चार्ज का फ्लक्स यदि हम जानना चाहें यहां से कितना पास होगा, आपको हम रिकॉल करना चाहते हैं। यदि हम आपको बताए थे डायरेक्ट जो हम देख सकते हैं, यदि हम यहां से एक लाइन कट करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहां पे दो जगह कट कर रहा है, तो हम लोग पाए थे कि जब दो जगह कट करता है तो इसका फ्लक्स जीरो है, क्योंकि जितना फ्लक्स आ रहा है उतना जा रहा है। जब इस चार्ज का देखेंगे तो एक जगह कट कर रहा है जिसका नेट फ्लक्स है, जो भी यहाँ पे चार्ज है या इसकी सरफेस को दो जगह कट करेगा, कि यहां भी कट करेगा कि यहां भी कट करेगा, तो बाहर के चार्ज का नेट फ्लक्स सरफेस के से जीरो हो जाएगा, क्योंकि जितना फ्लक्स आएगा उतना यहां से चला जाएगा। इस कारण से इसका जो फ्लक्स में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड में है। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो सकता है जब हम इसका डिस्ट्रीब्यूशन चेंज कर दें। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड का रिश्ता है इसके डिस्ट्रीब्यूशन से कि ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट है। यदि इस तरह डिस्ट्रीब्यूट है, हम इसका डिस्ट्रीब्यूशन चेंज कर देते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे चेंज हो जाएगा। ओके, तो इलेक्ट्रिक जो फील्ड है डिपेंड्स ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द चार्ज। बोथ जो चार्ज है जो इनसाइड और आउटसाइड दोनों का डिस्ट्रीब्यूशन पर निर्भर करेगा। यदि हम इस अंदर के जो चार्ज है, जो चार्ज इंक्लोज, इसका भी डिस्ट्रीब्यूशन चेंज करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगा यहां पे। तो आपके डिस्ट्रीब्यूशन पे निर्भर है, और डिस्ट्रीब्यूशन मतलब दोनों का डिस्ट्रीब्यूशन, बाहर का डिस्ट्रीब्यूशन आप चेंज कर सकते हैं, अंदर का भी चेंज कर सकते हैं। सो इट डिपेंड्स अपॉन बोथ द इनसाइड एंड आउटसाइड चार्ज। दोनों का डिस्ट्रीब्यूशन से हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे चेंज होगा। आप इसे डिस्प्लेस कर सकते हैं, यहां कर दें Q2 को,
Q1 को यहाँ कर दे तो पाइएगा कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो गया है। तो ये जनरल इक्वेशंस, जनरल थिंग्स है गॉस लॉ के बारे में, वेरी बेसिक्स है, कुछ बेसिक आइडिया है और इसका यूज है। अभी हम लोग यूज जानेंगे कि हम लोग गॉस लॉ हम लोग पढ़े थे कि क्यों पढ़ रहे हैं गॉस लॉ में, इसलिए पढ़ रहे थे क्योंकि हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो दिया हुआ हमें नहीं पता, फिर हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं। कूलम्ब्स लॉ के से हमें ये सुविधा प्राप्त नहीं था कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकाल पाएंगे यदि हम इसका डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन डिफाइन नहीं हो। वहां पे जो फंक्शन था कि कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली था, डिफाइंड था। ओके, देखते हैं गॉस लॉ से हम कुछ अप्लाई करके देखते हैं किस कंडक्टर पे, इट्स एप्लीकेशन, इस थ्योरम का एप्लीकेशन हम करते हैं ऑन कंडक्टर। कंडक्टर के पास हम चार्ज रखेंगे तो क्या होगा, ये देखेंगे आगे जब पढ़ेंगे तो। इमेज फॉर्मूला, इमेजिंग क्या है, तो यहाँ पे हम सिंपल कंसिडरेशन है, जैसे आप कंसीडर कर ले ये कंडक्टर है। तो कंडक्टर का प्रॉपर्टी क्या होता है, कंडक्टर है तो इसका बेसिक प्रॉपर्टी क्या है कि इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा और इसके अंदर ही चार्ज 0 है। तो बाहर कोई चार्ज हो सकता है पर इसके कारण कभी भी इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं होगा। तो ये कंडक्टर का प्रॉपर्टी है, दिस इज कंडक्टर प्रॉपर्टी। इसके अंदर कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं पाया जाएगा जब तक इसके अंदर कोई चार्ज न रखा हो। हम गॉस लॉ से वेरीफाई कर सकते हैं। गॉस लॉ के अनुसार यदि कोई फ्लक्स ही नहीं पास हो रहा हो तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, तो यहाँ पे चार्ज ही नहीं है। क्योंकि हम देख सकते हैं ई डॉट डी ए फ्लक्स टू क्यू इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये यदि 0 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 होगा। ओके, ठीक है। अब हम ये जो कंडक्टर है ये हम देख रहे हैं क्लोज्ड कंडक्टर, इसके अंदर एक कैविटी हम बना देते हैं, इसे बोलते हैं कैविटी। कैविटी के अंदर चार्ज हो भी सकता है, चार्ज नहीं भी हो सकता है। यदि हम कैविटी के अंदर कोई चार्ज नहीं है, यदि हम बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ चार्ज रख दिए तो इस कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा जब तक यहां पे चार्ज नहीं रखा हुआ हो। ओके, ये इस एरिया में कभी भी पेनिट्रेट नहीं कर सकता है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड, ये कभी इसको रिस्पॉन्स नहीं करेगा, कभी इफेक्ट नहीं करेगा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कभी इफेक्ट नहीं करेगा। तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो गया। यदि हम इस कैविटी में चार्ज, अब मान लिया जाए कि आपका कैविटी है, यहाँ पे हम चार्ज Q रख देते हैं, बाहर चार्ज Q है, बाहर चार्ज अपसाइड भी हो सकता है और बाहर चार्ज हो भी सकता है। हम लोग कंसीडर करते हैं यहाँ पे चार्ज है। तो क्या होगा, यदि हम देखते हैं कि यहां पे एक कंडक्टर है, कंडक्टर का प्रॉपर्टी क्या है, कंडक्टर के अंदर, ये कंडक्टर का मटेरियल है, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। यहां पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। यदि यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, इसका मतलब इसके अंदर नेट चार्जेस क्या है, 0 है। और कैविटी के अंदर चार्ज Q है, और कैविटी के अंदर जब चार्ज Q है तो क्या करेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा और यहां पे निगेटिव चार्ज इंड्यूस कर देगा Q के ही बराबर, यहां पे निगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। क्योंकि चार्ज कंजर्व होता है तो यहां सेम अमाउंट का यहां पे चार्ज Q क्रिएट हो जाएगा और ये चार्ज Q इसको रिस्पॉन्स करेगा, ये चार्ज नहीं, ये चार्ज Q इसको रिस्पॉन्स करेगा। ये यदि कंडक्टर ये पॉजिटिव चार्ज है
तो इसमें रिपल्सिव फोर्स भी हम हो सकता है। यदि हम निगेटिव चार्ज रखते ना, पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होता, और यहां पे निगेटिव चार्ज इंड्यूस होता, तो इसमें भी यदि चार्ज ज्यादा हो तो यह अट्रैक्ट हो सकता था। ओके, यदि हम गॉस लॉ अप्लाई करते हैं जिसके अंदर नेट चार्ज 0 होना चाहिए था, यहाँ पे नेट चार्ज 0 होने के कारण यदि हम Q यहाँ पे प्लस यहाँ पे जो इंड्यूस्ड चार्ज होगा, इंड्यूस्ड चार्ज 0 होना चाहिए, तो Q बराबर माइनस क्यू डैश, दिस इज द इंड्यूस्ड चार्ज। तो इसका मैग्नीट्यूड सेम है। कैविटी के अंदर हम चार्ज Q रखते हैं तो यहाँ पे जो निगेटिव चार्ज जो इंड्यूस्ड होगा वो देख सकते हैं निगेटिव चार्ज होगा, और चार्ज कंजर्वेशन लॉ के अनुसार ये चार्ज यहाँ Q प्रोड्यूस हुआ है माइनस Q, तो प्लस Q चार्ज यहाँ पे सरफेस पे चला आएगा, जो इस सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये जो चार्ज है Q यहाँ पे इस सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा, यूनिफॉर्मली इसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा। और सिंस ये इसके अंदर भी जो इंड्यूस्ड चार्ज है ये भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा। और ये चार्ज इससे इंटरेक्ट करेगा, इसमें फोर्स लगा सकता है एज जो साइन कन्वेंशन है उसके अनुसार। ये पॉजिटिव है तो रिपल्सन होगा, नेगेटिव है तो अट्रैक्शन होगा। ओके, हाँ, पर यदि हम जो कैविटी है ये रेगुलर शेप ना होता और इरेगुलर शेप होता तो क्या होता? ये चार्ज क्यू है, इसके सेंटर पे रखा गया, ये चार्ज क्यू है जो इसके सेंटर पे है। सेंटर कहने का मतलब क्या है कि यहां से सारा डिस्टेंस बराबर है, तभी ये चार्ज क्यू जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। यदि इस चार्ज को हम यहां पे रख देते हैं तो जो चार्ज क्यू जो इंड्यूस होगा वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। फिर जो चार्ज सरफेस पे मटेरियल की जो यहाँ पे देख रहे हैं इसके जो बाउंड्री पे है, चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा इंड्यूस्ड का वो नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा यदि हम इस चार्ज को सेंटर से के अलावा कहीं और रखते हैं तो। ये कंडक्टर है, इसके अंदर कैविटी है, ये क्या है? कंडक्टर। और इसके अंदर कैविटी है। इस चार्ज को हम सेंटर के अलावा, ये सेंटर है, यदि हम यहां पे रखते हैं तो यहां पे जो माइनस क्यू जो इंड्यूस्ड होगा चार्ज, यहां पे प्लस क्यू, यहां पे माइनस क्यू जो इंड्यूस्ड होगा, ये जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, चार्ज जो इंड्यूस्ड चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जो इंड्यूस्ड चार्ज का इंड्यूस्ड चार्ज इस बाउंड्री पे जो डिस्ट्रीब्यूट होगा वो नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म। चार्ज इज नॉट एट ए सेंटर। ये चार्ज तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये चार्ज जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा। और इस तरह भी हो सकता है कि ये इरेगुलर शेप है, कैविटी का शेप इरेगुलर है, तो क्यू जो होगा यहां पे चार्ज माइनस क्यू इंड्यूस्ड होगा, जो मैग्नीट्यूड सेम ही रहेगा क्यू, पर यहाँ पे माइनस चार्ज है, प्लस यहाँ पे क्यू, पर ये भी डिस्ट्रीब्यूशन होगा जो नॉन यूनिफॉर्म होगा। और ये देखिए ये कैविटी है, ये जो आउटर सरफेस इरेगुलर है, इसे हम सेंटर पे रखते हैं तो यहाँ माइनस क्यू चार्ज इंड्यूस्ड होगा और यहाँ पे प्लस क्यू, पर ये जिसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? नॉन यूनिफॉर्म होगा।
तो चार्ज यहाँ पे जो इंड्यूस होगा हम गॉस लॉ से ही फाइंड कर सकते हैं, ये सेम चार्ज इंड्यूस होगा। जब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्रोड्यूस करे, इसके अंदर अब इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, चार्ज रखा हुआ है तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। हम जानते हैं कि चार्ज किसी कंडक्टर से जब स्टॉप किया जाता है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड हम मान लेते हैं यहाँ पे जाएगा, तो अपने से अपोजिट चार्ज को यहाँ पे इंड्यूस कर सकता है। आप इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस की मदद से भी इसे फाइंड कर सकते हैं, ये जो कन्वेंशन है। तो हम गॉस लॉ से अप्लाई कर रहे हैं कि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज जो इंड्यूस होगा वो सेम अमाउंट का होगा और नेगेटिव चार्ज होगा। हम गॉस लॉ से मदद से हम इससे पहले हम लोग जो हम लोग देखेंगे कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैसे निकालते हैं। फील्ड ऑफ ए यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर, जब हम लोग देखना चाहते हैं कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ हो, देख सकते हैं कि ये स्फीयर है, और हम कंसीडर कर सकते हैं कि ये Q, इसके अंदर Q पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज Q है जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। बेसिक देखते हैं यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसका डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है कि इसके अंदर दूरी से कुछ डिस्टेंस r से वैरी हो। हम लोग अभी केस को कंसीडर करेंगे, बट आई थिंक वी शुड स्टार्ट विद सिंपल केस। Here the charge distribution is not a function of coordinate system. R, is a sphere, so we can consider it R. But we can consider that Q is uniformly distributed throughout the volume of an insulating surface of radius r. इसका हम रेडियस r कंसीडर कर सकते हैं। रेडियस इज r। तो देखिए इस तरह से यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है इसमें। ये जो हमारा सेंटर है, हम जानना चाहते हैं कि इस दूरी पे r जो डिस्टेंस है, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। इससे पहले हम कूलम्ब्स लॉ से हमारा पॉसिबल नहीं था निकालना कि विद इन द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालना, और हम गॉस लॉ को अप्लाई करेंगे और इसके अंदर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन उसका वेरिएशन हम निकाल सकते हैं। तो हम लोग एक पॉइंट फंक्शन डिफाइन करना चाहेंगे जो उसका नाम है डेंसिटी, एंड दिस इज नथिंग बट चार्ज पर यूनिट volume, and this is nothing but q by 4 by 3 pi rq, and this is equal to 3q 4 pi rq। ये हमारा हो गया चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। दिस इज चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, दैट इज चार्ज डेंसिटी। दिस डिफाइंस इन a volume this unit function, and this defines how the charge is distributed, and this is nothing but charge per unit volume। यदि हम इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं तो हम एक सिमेट्रिकल स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ड्रॉ करते हैं। दिस इज गॉसियन सरफेस। नाउ this is the charge enclosed. We have from Gauss law E into dA, and this is enclosed surface. This is enclosed surface. Nothing but charge enclosed
बाय एप्सिलॉन नॉट। चार्ज इनक्लोज हमारा क्या होगा, जो डेंसिटी है और इसका वॉल्यूम क्या होगा 1/3 पाई आर क्यूब। नाउ वी हैव डेंसिटी 4/3 पाई आर क्यूब ई। सरफेस एरिया, इसका जो सरफेस एरिया है वो क्या होगा, वो होगा 4 पाई आर स्क्वायर। जो स्फेयर है उसका सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर होगा। दैट इज 4 पाई आर स्क्वायर इज नथिंग बट 4 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू 3 इज गोइंग टू कैंसिल डॉट। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारा है वह डेंसिटी आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर वैरी कर रहा है जो आर के प्रोपोर्शनल है, यानी इस पॉइंट पे यह हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस पॉइंट पे क्या है, एट आर बराबर आर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा नॉट आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। और इसका डायरेक्शन है जो रेडियल है, आप कह सकते हैं रेडियल डायरेक्शन में इसका डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का। आप यदि इसका क्यू वैल्यू पुट कर सकते हैं, यहां से आप डेंसिटी का वैल्यू पुट करेंगे, देन व्हाट विल यू गेट, विल गेट क्यू आर बाई आर क्यूब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जो आर के साथ लिनियरली वैरी कर रहा है। इसके बाद हम देखते हैं तो पॉइंट चार्ज की बिहेव करेगा एज जो हम कूलम्ब लॉ से निकाल चुके हैं। आउटसाइड इस सरफेस के यदि हम इफ r is greater than r, now we have considered r is less than r। यदि हम r जो पॉइंट है हम इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बाहर फाइंड करते हैं तो कूलम्ब लॉ से हम आसानी से निकाल सकते हैं कि पूरा चार्ज इस सेंटर पे कंसंट्रेटेड है, तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। ये तो बहुत हम लोग जानते हैं, कूलम्ब लॉ निकाल सकते हैं, पर विद इन द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन तो गॉस लॉ यूज किए। और ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अक्सर यूनिफॉर्म इस तरह से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होगा, इसका हम देखेंगे वेरिएशंस होगा। तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे, एज यूजुअल सिंपल इंटीग्रेशन ही करेंगे, बट अभी देखते हैं सिंपल केसेस क्या है। नाउ यू कैन सी दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज सिग्मा आर, चार्ज डेंसिटी रो r by 3 एप्सिलॉन नॉट। और आउटसाइड you see electric field inversely proportional to distance to the power whole square। So when you graph the plot, आप इस प्लॉट करें इस ग्राफ को, E जो r के साथ वेरिएशंस है और here ये डिस्टेंस r है, यदि रेडियस r तक इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ r बराबर 0 पुट करते हैं तो क्या होगा, सेंटर, तो एट r बराबर 0 इलेक्ट्रिक फील्ड 0। तो हम देखते हैं कि जो सिमेट्रिकल पॉइंट है, यदि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन है चार्ज का, तो सिमेट्री पॉइंट पे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड वैनिश हो गया और r तक ये लिनियरली वैरी कर रहा है। उसके बाद ये r स्क्वायर जो नेचर है 1/r स्क्वायर एंड दिस इज प्रोपोर्शनल टू r। r से वैरी है, दिस इज आउटसाइड एंड ये जो ग्राफ है स्ट्रेट लाइन का वो इनसाइड है। तो लोग सब बहुत ही सिंपल केस डिस्कस किए हैं जहां पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्मली था, तो हम आसानी से इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर निकाल चुके हैं। इस तरह से हम सिलेंडर का भी निकालना चाहेंगे। सिलेंडरिकल लॉन्ग जो यूनिफॉर्मली चार्ज सिलेंडर है उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन कैसे होगा।
सिलेंडर पढ़ने से पहले यदि हम इसको और इलुबरेट करते हैं, ये हमारे पास स्फीयर है एंड इसका रेडियस जो है r है। Sphere has uniform volume density, uniform charge. Actually, this is I'm talking about charge. Uniform charge, volume, density, 0. हम एक कैविटी क्रिएट करते हैं इसके अंदर, किसी जो कैविटी का सेंटर ये है और इसका रेडियस b है। इस कैविटी का रेडियस b है और इन दोनों का डिस्टेंस इज a, वेक्टर a, consider this. So the question is find the electric field at any point inside the spherical cavity. This is your question. हम लोग जो कैविटी की इसके अंदर किसी पॉइंट पे से दिस, इसके यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? ओके, सो दिस इज क्वेश्चन। फिगर को थोड़ा सा बड़ा करते हैं ताकि हम अंडरस्टैंडिंग इस चीज को आसानी से समझ सकें। ये देखिए, ये दोनों का सेंटर, दिस इज को वेक्टर ए और इसका रेडियस b है। हम इस पॉइंट पे जाना चाहते हैं, रेडियस r है और दोनों का सेंटर है जो उसकी दूरी c1 c2, ये वेक्टर a से रिलेटेड है और इसका रेडियस भी b है और ये वेक्टर को हम s मान सकते हैं और इसे हम वेक्टर लेते हैं r। तो हम सुपरपोजिशन थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। नाउ यू कैन अप्लाई द सुपरपोजिशन थ्योरम। सुपरपोजिशन थ्योरम, फर्स्ट हम मान लेते हैं इसके अंदर कैविटी है ही नहीं, यह बिल्कुल ऐसा है और इस पॉइंट जहां वेक्टर r है, इस पॉइंट पे इससे का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? दिस इज विदाउट कैविटी, ये पॉइंट कैविटी के अंदर है। ओके, तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? वेक्टर अभी जो हम देखें सिग्मा r 3 एप्सिलॉन नॉट। सिमिलर केसेस हम देते हैं कि मान लेते हैं कि हमारा एक कैविटी है, यहाँ पे जो कैविटी है वो यहाँ पे कैविटी है और उसका सेंटर है और ये वेक्टर s है और मान लेते हैं कि यहाँ पे निगेटिव चार्ज है, यहाँ पे पॉजिटिव डेंसिटी है, यहाँ पे निगेटिव डेंसिटी है। आप इसे उठाकर यहाँ पे रख दें तो यहाँ का चार्ज यूटिलाइज हो जाएगा और लगेगा कि यहाँ पे चार्ज नहीं है, इसका मतलब कैविटी है। पॉजिटिव निगेटिव चार्ज रखते हैं, यहाँ पे चार्ज यूटिलाइज हो जाएगा। तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? इस पॉइंट पे, ये जो हम पॉइंट कंसीडर कर रहे हैं, यहाँ पे डेंसिटी वेक्टर 3 एप्सिलॉन नॉट, ये निगेटिव चार्ज है, दैट इज वेक्टर E2। Now you can apply the superposition theorem. Electric field E1 plus E2. Now we have sigma r epsilon naught 3
इप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा वेक्टर S 3 इप्सिलॉन नॉट. So we have sigma epsilon naught vector R minus vector S. You see this vector quantity भी है. अब देखो vector R is nothing but vector A plus vector S. ये देखिए ये वेक्टर का डायरेक्शन इधर है, ये वेक्टर का डायरेक्शन इधर है, ये इनक्लोजिंग है, तो दोनों का रिजल्टेंट है. और वेक्टर R माइनस वेक्टर S हम लोग लिख सकते हैं सिग्मा वेक्टर A 3 इप्सिलॉन नॉट. यानी इस डायरेक्शन में इस कैविटी के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, आप ये देखिए कैविटी है, ये वेक्टर ए का डायरेक्शन है, इस तरह से इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा जो यूनिफॉर्म होगा. देख सकते हैं ये कहीं भी आर पर निर्भर नहीं है, कहाँ की इस दूरी पे है, ये इस डिस्टेंस पे निर्भर है जो कांस्टेंट है. तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो क्रिएट होगा कैविटी के अंदर, वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा और यूनिफॉर्म होगा, वैरी नहीं करेगा. ओके. तो जब भी एक हम कंडक्टर लेते हैं उसको कैविटी कहते हैं, तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कांस्टेंट होगा जो दोनों के सेंटर पर निर्भर करेगा. आप देख सकते हैं सिग्मा वेक्टर A 3 इप्सिलॉन नॉट जो यूनिफॉर्म है. Now questions, आप इसे एक और क्वेश्चन इस now condition is change. आप केसेस को अलग केस कंसीडर करते हैं. यदि हम अब कैविटी के अंदर नहीं, हम कैविटी के बाहर कंसीडर करना चाहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा. सपोज हम यहां चाहते हैं, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा. ये इसका सेंटर है, ये वेक्टर A है, ये रेडियस R है और ये यहां से दूरी इसका S है. इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा. नाउ फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द कैविटी, outside the cavity but inside the sphere. Okay. फिर से हम सुपरपोजिशन थ्योरम अप्लाई करेंगे, तो इसके कारण यहां पे वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा. दिस इज ड्यू टू स्फीयर. वी हैव सिग्मा R 3 इप्सिलॉन नॉट. फिर इस कैविटी को जिस तरह से हम पहले कंसीडर किए थे, ये हम पूरी कैविटी पूरा स्फीयर मानते हैं, पूरा पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये सेंटर है और ये R है. इस यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या है, ये है. फिर से हम एक कैविटी मानते हैं जिसपे निगेटिव चार्जेस है. इसके कारण यहाँ पे क्या है, ये जो डिस्टेंस हमारा S डिस्टेंस है, देख सकते हैं कि ये इसके बाहर है. ओके, इसके बाहर है, तो अब इसे हम कूलम्ब्स लॉ अप्लाई कर सकते हैं. अब मान लेते हैं पूरा चार्ज जो है सेंटर पे है, तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड आसानी से वहां पे निकाल सकते हैं. नाउ E2 जो होगा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट. इसके अंदर टोटल चार्ज मान लेते हैं Q है. Q नेगेटिव चार्ज है तो माइनस S वेक्टर बाई S क्यूब. और ये क्या होगा, -1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट. Q क्या होगा, इसका जो वॉल्यूम है इंटू डेंसिटी. इसका वॉल्यूम क्या है, इसका तो रेडियस B था, 4/3 पाई B क्यूब इंटू डेंसिटी. ये यहाँ पे चार्ज Q है. चार्ज Q जब हम लिख सकते हैं 4/3 पाई B क्यूब डेंसिटी वेक्टर S बाय S टू द पावर Q. अब फिर से ये वेक्टर R है,
तो लिख सकते हैं वेक्टर आर इज नथिंग बट वेक्टर ए प्लस वेक्टर एस एंड वेक्टर आर माइनस वेक्टर एस इज वेक्टर ए। तो अब सुपरपोजिशन थ्योरम अप्लाई करें, नाउ वी विल गेट वेक्टर E1 is nothing but that resultant electric field at this point. This is resultant electric field at point say P. This is E1 plus vector E2, just a vector addition. For perform this, you can find the result. So we have density R3 epsilon naught minus something is going to cancel out, because we have, if take this common, sigma 3 epsilon naught, then we have, I can skip a step because it's a very easy step. We can have vector B by R minus A, vector S R minus A is cube, and vector R minus vector S. For vector S, this is R minus A. So this is your electric field at a point P inside the cavity, inside the sphere but outside the cavity. Okay, you can find also, you may have interest to find the field outside the sphere, suppose at point P. Then both will act as a point charge. You can then apply superposition theorem as well. So, okay. So this is your result. Now, another question, find the electric field at point outside the sphere. स्फीयर के बाहर भी है, तो कैविटी और स्फीयर दोनों के बाहर है। तो फिर से आप देख सकते हैं ये इस तरह से कैविटी है, इस कैविटी का रेडियस b था, इसे हम बड़ा बना लेते हैं, ये कैविटी था और यहाँ से डिस्टेंस a है, ये b था, तो हम बाहर चलना चाहते हैं, यहाँ पे क्या होगा, इस पॉइंट पे क्या होगा, आउटसाइड, दिस इज द पॉइंट p। तो हम लोग देख सकते हैं, पहले हम कंसीडर करते हैं कि ये कैविटी नहीं है और पूरी पे पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, we have q total by 4 pi epsilon naught r cube vector r। q total हमारा क्या होगा, इसका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो है, then we have 4 by 3 pi r cube, क्योंकि इसका रेडियस r है, हम लोग जानते हैं, and रो by 4 pi epsilon naught r क्यूब, ये जो पॉइंट है वेक्टर r कह सकते हैं, ये डिस्टेंस r है, r ये डिस्टेंस यहां से r है, तो हमारा ये 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, r क्यूब डेंसिटी इप्सिलॉन नॉट r क्यूब वेक्टर r। अब मान लेते हैं कि ये कैविटी नहीं है, इस पे नेगेटिव चार्ज है एज यूजुअल, फिर यहाँ पुट कर दें तो कैविटी ऐसा लगेगा, तो हमारा E2 क्या होगा, -4/3 पाई r क्यूब, इस कैविटी का जो वॉल्यूम होगा उसे मान लेते हैं कि नेगेटिव चार्ज है, जो हम पहले बता चुके हैं कि इसे पुट करते ही यहाँ पे गैप हो जाएगा, मतलब चार्ज ही नहीं है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देगा, तो यहाँ पे चार्ज नहीं है, कैविटी है।
एंड रो सॉरी इसका बी है, एंड 4 पाई इप्सिलॉन नॉट वेक्टर आर माइनस वेक्टर पहले से एज यूजुअल, यदि ये यहां से डिस्टेंस एस लेते हैं, एस की जगह हम पहले से लिख देते क्योंकि हमको यहां पुट करना ही पड़ेगा, क्यूब वेक्टर आर माइनस वेक्टर ए। आप दोनों को ऐड कर दीजिए, यू विल गेट योर आंसर। नाउ वेक्टर पी इज नथिंग बट E1 plus E2. So this will be the total electric field at point P. In this case, when it has cavity, charge is distributed like that, and it has cavity. The question: this is your dielectric sphere of radius r, and question, and uniform volume charge density रो। अब देख सकते हैं इसके अंदर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो है, और एक स्मॉल आप यहाँ पे देखते हैं पैसेज है, दिस योर पैसेज, इसके अंदर खाली है, ये आपका पैसेज है। और यहाँ पे इसका रेडियस ऑफ आर है, हम मान सकते हैं कि इसके अंदर एक अच्छा ओके, आप ऐसे कंसीडर कर सकते हैं कि ये जो पैसेज है सेंटर से ही जा रहा है। ओके, इस तरह से ये सेंटर है स्फीयर का, ये पैसेज इस सेंटर से जा रहा है। यहाँ पे एक मास m है और चार्ज रखा हुआ है, माइनस क्यू चार्ज है, यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज है, यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। सो पार्टिकल ऑफ मास m and charge minus q is placed at the center and distance r from the center then find time period of the motion, find time period of motion। इस पॉइंट चार्ज का टाइम पीरियड क्या होगा, दिस योर क्वेश्चन। ओके, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या होगा, हम जानते हैं कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन रो है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या होगा, सिग्मा r 3 0। तो फोर्स उस पे क्या होगा, इस चार्ज पे फोर्स क्या होगा, हम लोग देखेंगे कि फोर्स जो r के प्रोपोर्शनल है, यानी ये एसेंशियल करेगा,
जब भी फोर्स प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट हो, एक्स डिस्टेंस वैरी करता हो, तो ऐसा जो फोर्स है इसका नेचर एसएचएम करने के लिए बना होता है। ये पार्टिकल को एसएचएम करेगा, पर निगेटिव हो, यहाँ पे चार्ज माइनस है, तो फोर्स हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस क्यू, दैट इज ई माइनस, ई का वैल्यू जो है सिग्मा आर 3 क्यू। तो हमारा एक्सेलरेशन क्या होगा, सो दिस फोर्स इज नथिंग बट सिग्मा आर क्यू 3 हम लोग एम से डिवाइड कर देते हैं तो एक्सेलरेशन निकल जाएगा, फोर्स को एम से डिवाइड कर दिए, और जो एक्सेलरेशन है हमारा देख सकते हैं माइनस ओमेगा स्क्वायर वेक्टर आर। सो ये जो ओमेगा स्क्वायर है क्या है हमारा, डेंसिटी क्यू 3 एम। तो नाउ वी हैव ओमेगा इज अंडर रूट क्यू 3 एम। The time period we have 2 pi by omega. Now time period 2 pi under root 3 m by rho into q. So this is the time period. ये यहाँ पे आएगा, इस तरह से यहाँ पे आएगा, फोर्स हमेशा इसकी निगेटिव पे लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा, यहाँ है तो इधर लगेगा, यहाँ जाएगा तो फोर्स इधर लगेगा, तो इस सेंटर के अलॉन्ग एसएचएम करेगा। तो ये हमारा उसका टाइम पीरियड है।